अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, ट्रंप की चार अहम ओहदों पर चार अहम तैनातियां। क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इन चार लोगों को डील कर पाएगी? आइए सुनते हैं इमरान रियाज खान की चार जबानी। ऐसे लोगों को मेन ओहदों के लिए मुंतखब कर लिया है, या चार ऐसे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप लेकर आ रहे हैं अहम ओहदों के ऊपर, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। मैं इन चारों का आपसे तारुफ करवा देता हूं और इनका पाकिस्तान के बारे में क्या कहना है और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी इमरान खान को जेल में रखने के हवाले से। ये सारी चीजें इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ बराह रास्त जुड़ी हैं। पहले मैं चारों के बारे में आपको बता देता हूँ। एलिस स्टेफनिक, ये जी लगभग 40 साल खातून है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनकी बड़ी पुरानी वाबस्तगी है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ इन्होंने ये बड़े मजबूत तरीके से खड़ी रही ये खातून। और इवन जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी इन्होंने अपने निशाने पर रखा। नॉर्मली इनके जो अफकार हैं वो प्रो इसराइल है, क्योंकि नॉर्मली जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के अपने भी ऐसे ही हैं, जो बाइडन के भी ऐसे ही हैं। तो अमेरिकन जितनी भी पॉलिटिकल एलीट है, चाहे उनका ताल्लुक रिपब्लिकन से हो चाहे उनका ताल्लुक जो डेमोक्रेट से हो, उनका टिल्ट जो है वो इसराइल की तरफ होता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ, पाकिस्तान के मामले में आप देखें तो एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बड़ा अहम मुद्दा दे दिया। इन्हें यूनाइटेड नेशन में अमेरिका की सफीर लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और जो अमेरिका का सफीर होता है यूनाइटेड नेशन में, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होता है। इंसानी हकूक के अहम तरीन मामला उसके पास जाते हैं। अब ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट है खातून, यानी जिन हालात का इन्होंने सामना किया है, ये डोनाल्ड ट्रंप की टीम का वो हिस्सा है जो ये समझती है कि एस्टेब्लिशमेंट या डीप स्टेट एक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है दुनिया में खराबी के लिए। और जहां जहां पे एस्टेब्लिशमेंट होगी, जहां जहां पे डिक्टेटरशिप होगी, ये पहले भी उसके ऊपर बहुत तनकीद करती रही है। और इस किस्म के फैसलों की जो पाकिस्तान में हो रहे हैं उसकी ये शदीद नाक़िद है। तो आने वाले दिनों में एक तो चैलेंज ये है कि ये खातून वहां पे मौजूद रहेंगी अक़वाम मुत्तहिदा में, जहां से पाकिस्तान के लिए पहले ही खबरें अच्छी नहीं आ रही। हालांकि जो बाइडन के दौर के अंदर पाकिस्तान के लिए एक रूम रखा गया था, पाकिस्तान के लिए एक सहूलत रखी गई थी कि ठीक है, आप पाकिस्तान में जो चीज़ें करना चाहते हैं, हमारी मर्जी आपके साथ शामिल है, खामोश हमायत रहेगी, आपका जो दिल करता है करें। लेकिन जो बाइडन के दौर में भी अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ें उठती रही हैं, और अब जब ट्रंप का दौर आएगा और ये खातून आएंगी तो सिचुएशन बदल जाएगी। दूसरा, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोनाल्ड ट्रंप ने जिसे मुंतखब किया, वो माइकल वॉल्ट्स। माइकल वॉल्ट्स के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अमेरिका का। ये बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है। ये अमेरिकन सिक्योरिटी के हवाले से दुनिया भर में इन्फ्लुएंस रखता है। और अमरीकी सदर के अगर टॉप चंद लोगों के बारे में आप देखें तो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये बड़े अहम लोग होते हैं। अब ये जो है, ये लगभग 50 साल उम्र का आदमी है और स्पेशल फोर्सेस के अंदर रहा है अमेरिका की, यानी साबिक अमरीकी फौजी ऑफिसर है और अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा रहा है। ये अफगानिस्तान में जंग भी लड़ता रहा, अफ्रीका में भी रहा, अफगानिस्तान में भी रहा, मिडल ईस्ट में भी रहा। तो ये इस खित्ते को और पाकिस्तान को अच्छे तरीके से जानता है और लंबा अरसा इसने अफगानिस्तान के अंदर भी गुजारा है। 26 साल जनाब इसका फौजी एक्सपीरियंस है और उसके बाद से अब तक ये सियासत में है और चाइना के ये सख्त खिलाफ है। यानी अमेरिका ने एक बनाई थी टास्क फोर्स जिसका नाम था चाइना टास्क फोर्स, जिसने लगभग 400 के करीब तजावीज दी थी चाइना के खिलाफ कि अमेरिका को ये चीजें करनी चाहिए। 15 के करीब लोग थे इसके अंदर, तो ये उसका हिस्सा था। ये जो है, जो अमेरिका का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ रहा है माइकल वॉल्ट्स, ये उसका हिस्सा था। इन्होंने 82 चीजों की या खतरात की चाइना के हवाले से निशानदेही भी की थी। ये शख्स चीन के साथ एक सर जंग का हामी है और चीन की हमायत में जो भी जाएगा ये उसकी मुखालफत में जाएगा। तो ये भी एक चैलेंजिंग शख्सियत है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े अहम ओहदे पर लाकर बिठाया है। अच्छा जी, तीसरी बड़ी अहम शख्सियत जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे आएगा, वो है सेनेटर मार्को रोबियो। ये डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीबी साथियों में से, लगभग 50 साल से थोड़ी ऊपर इनकी उम्र है, 53 साल होगी या 52-53 साल। और ये बतौर सेनेटर अफगानिस्तान का दौरा भी कर चुका है 2011 में और यूक्रेन की जंग के खात्मे का बहुत बड़ा हामी है कि अमेरिका जो पैसे खर्च कर रहा है बैरूनी जंगों के ऊपर, वो खर्च नहीं करने चाहिए। तो दुनिया में जंगों को रोकने के लिए इस आदमी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से एक जो अहम चीज है वो ये है कि जुलाई 2024 में, यानी इसी साल जुलाई में, सेनेटर मार्को रूबियो ने अमेरिका में एक बिल पेश किया था जिसमें पाकिस्तान की फौजी इमदाद बंद करने का मुतालबा किया गया था और भारत के लिए अच्छी ख्वाहिशात का इसने इजहार किया था। अब यह भी पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है कि एक ऐसा आदमी
डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल को सीआईए डायरेक्टर नॉमिनेट किया है। काश पटेल जो है ये एक्चुअली इंडियन गुजराती फैमिली से इनका ताल्लुक है। ये बहुत पहले माइग्रेट कर गए थे, बहुत अरसा पहले। वहां से अफ्रीका इनकी फैमिली गई थी, अफ्रीका से कनाडा गई थी, कनाडा से इनके वालिद अमेरिका में आए थे और ये अमेरिका में ही पैदा हुए थे। तो काश पटेल, लेकिन इनका ओरिजिन जो है वो इंडिया है। और ये एक बात तो बड़ी क्लियरली इन्होंने कही है काश पटेल ने कि मैं जब इक़्तिदार में आऊंगा तो सीआईए को जवाब देना पड़ेगा जो कुछ उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किया है। तो जनाब सीआईए का डायरेक्टर इनको लगाया जा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम तकरीबन बनाना शुरू कर दी है। अब सवाल यह है कि इतने सारे जो मुखालिफ नजरियात के लोग हैं, पाकिस्तान या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के इदारे या हुकूमत, उनको कैसे टैकल करे? यही लोग हैं ना डोनाल्ड ट्रंप की आंखें और कान। तो क्या इसहाक डार बतौर वजीर खारजा इन खतरात से निपट सकता है? क्या कोई शहबाज शरीफ को सीरियस लेगा? नाजरीन, डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस की है कि पीटीआई के लोग मुझे अंडे और टमाटर मार रहे हैं। आइए सुनते हैं उस डॉक्टर निशस्त शहबाज में गिल एक स्मोक के बारे में जो सवाल था वो इंडिपेंडेंट सवाल मालूम हो रहा था, जो आजकल के मामलात के साथ मिलता जुलता था। बाकी तमाम सवाल जो थे वो फरमाइशी लग रहे थे माजरत के साथ, और वो सारा एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्रेस के साथ इंटरेक्शन मियाँ साहब ने अरेंज किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब दिन बुरे हों तो इंसान ऊंट के ऊपर भी बैठा हो तो कुत्ता काट लेता है। मियाँ साहब के साथ आजकल वही हो रहा है। वक्त बुरा चल रहा है, इसलिए बुजुर्गी में बेटी को साथ लेके लूर लूर फिर रहे हैं और हर जगह पर ऐसी तनकीद हो रही है कि समझ नहीं आती कि अब क्या करें। ना बेटी को समझ आती है कि अब्बा को कैसे बचाऊं, ना अब्बा को समझ आती है कि बेटी को कैसे बचाऊं। और आज तो मियाँ साहब ने अपनी ही सर्जरी खुद कर डाली। जी हाँ, आज उन्होंने पूरी नून लीग की, अपनी और बाजी मरियम की, लंदन में खड़े होकर खुद सर्जरी कर डाली। मतलब कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और हारने का ऐलान कर दिया। आज जो बात हम आपको बता रहे थे कि अल्लाह मियाँ का तो इन्हें डर नहीं है, मैंने 3 चीजें आपको बताई थी। इन्हें जो रूल ऑफ लॉ है वो तो इनके लिए है ही नहीं, लॉ ऑफ द लैंड है ही नहीं। मतलब अल्लाह का डर था होता तो ये सारे काम ना करते। तो एक ही तरीका है और वो है कि जो आप लोग इनकी थुकाई करते हैं कावानीन के अंदर रहते हुए, इखलाकियात के अंदर। इखलाकियात क्या है कि कोई गंदी गाली आपने नहीं देनी, खवातीन के साथ कोई गंदी घटिया हरकत नहीं करनी, आपने हाथ से कुछ नहीं करना, आपने इन्हें चोर कहना है, आपने इन लोगों को मुल्क दुश्मन कहना है। ये कोई गंदगी नहीं है, ये कोई गैर जमहूरी नहीं है, ये सब कुछ इन्होंने कर रखा है और आपको ये कहना चाहिए। तो नेम एंड शेम इनको, इनके तमाम सहूलतकारों को जहां ये नजर आए आपको जरूर करनी चाहिए। और उसी की तपश मैं आपको बता रहा था ना कि इसकी तकलीफ महसूस होगी, और वो हुई है। और आज मियाँ साहब ने लंदन में दोनों हाथ खड़े करके अपनी हार का ऐलान किया और आपकी जीत का ऐलान किया। मियाँ साहब ने बताया है कि असर होता है जब आप लोग कुछ करते हैं, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तानी जो करते हैं उसका असर होता है, उसकी जलन होती है, चुभन होती है और बहुत शदीद होती है। रोते हुए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लंदन के घर के दरवाजे पर दोनों हाथ खड़े करके क्या इकबाल जुर्म किया वो सुनिए और फिर उसके ऊपर मैं तज्जिया करता हूं। ये सुनिए जरा मियाँ साहब ने क्या कहा। उस बदतमीजी कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रूव किया और अहम चीजें कही। एक तो उन्होंने कहा कि नौजवानों, छोटी छोटी उम्र के नौजवानों को पीछे लगा दिया। तो तकलीफ हो रही है जब आप पीछे लगते हैं। हालांकि वहां पर सिर्फ नौजवान पीछे नहीं थे, एक हमारी कोई प्यारी बहन पाकिस्तानी भी थी जिन्होंने सरेआम सर्जरी की। मियाँ साहब ने यहाँ पर दोबारा डंडी मारी है, झूठ बोला है, उनका क्रेडिट हमारी उस बहन को नहीं दिया तो हम दे देते। बहरहाल एक तो उन्होंने कहा कि नौजवानों को पीछे लगा दिया, गाड़ियों के पीछे भागते हैं, गाड़ियों के पीछे एहतजाज करते हैं, तनकीद करते हैं, गाड़ियों पर टमाटर अंडे फेंकते हैं। भाई ये काम नहीं करना, उसकी वजह ये कि मुंह से ही फेंकते जाएं चीजें, मुंह से बातें करें। अंडे और टमाटर इन पर क्यों जाया करते हैं? ये जाया हो चुके हैं, इनकी इतनी अब हैसियत नहीं है सर सियासी तौर पर कि आप इन पर अंडे और टमाटर भी जाया करें। सिर्फ मुंह से इनको कहें वही इनके लिए काफी है। ये उससे ही सियासी तौर पर डूब के मर जाएंगे, क्योंकि ये शान और शौकत, ये पैसा, ये बाजी मरियम ने रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि 71,000 US डॉलर, जी हाँ आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 71,000 US डॉलर जो पाकिस्तानी 2 से 2.5 करोड़ रुपया बनता है, उसका कोट पहन रखा था। और फिर आगे बात करते हैं कि बाजी ने आजकल इतना टाइट किस्म का स्कार्फ क्यों ले रखा है। और ये बात मैंने आपको 3-4 दिन पहले अपने व्लॉग में बताया था कि अगले कई दिन तक आप बाजी को स्कार्फ में देखेंगे। और जब मैं कई दिन कहता हूं तो 6-7 दिन मैंने प्रिडिक्ट किए थे, अब 5 से 6 दिन हो गए हैं।
अगले 2-3 दिन भी और शायद आप बाजी को स्कार्फ में देखें और शायद आप उतर जाए, क्योंकि वो जो ब्रूजेस होते हैं, अगर रिपोर्टेडली वही गले की या नेक की जो सर्जरी होती है जिसमें से नेक से चर्बी निकाली जाती है, ये जो डबल चिन बनती है, इसको कम किया जाता है। प्लास्टिक सर्जन जिनसे मेरी बात हुई, एक तो हमारे मिशिगन में दोस्त हैं, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा मजाक भी उड़ाया कि आपने कुछ ज़्यादा ग्राफिक डिटेल दे दी, हमने आपको बताई तो थी लेकिन इतना आगे बताने के लिए नहीं बताई थी। बहरहाल वो कान के पीछे से या किसी जगह से वो अंदर जाते हैं और फिर सारी गर्दन के अंदर से वो तमाम चीज़ें सक आउट की जाती हैं। तो आपकी ये जो सारी गर्दन होती है इसके ऊपर डॉक्टर्स के मुताबिक निशानात पड़ जाते हैं, ब्रूजेस पड़ जाते हैं। तो उनको छुपाने के लिए आपने देखा है कि मेरी बाजी ने इस वीडियो को दोबारा स्क्रीन पर प्ले कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी पूरे जनाब गोवाल मंडी मूड में हैं, उन्होंने भी गिरेबान उनका खुला हुआ है, मतलब कि बटन तो बंद है लेकिन कोई स्कार्फ नहीं है गले में, कोई सर